नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3। ये 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। इस वीडियो में कुल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 है और इसका मैक्सिमम मार्क्स है 150 है। और इसके लिए जो टाइम अलॉट है ये 120 मिनट का टाइम दिया गया है और एक कट ऑफ है सभी के लिए 90। तो इस पूरे वीडियो को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। अगर आप घर बैठे रह के बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो निसंदेह ही ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज है ये पूर्णतः बीपीएससी पे आधारित है। तो आप इसको पूरा देखिए और अंत में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पे आपने 150 में से कितने प्रश्नों को सही से हल किया है, ताकि आप जान पाए कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है और मैं भी जान पाऊँ कि यहाँ आपने कितने प्रश्न को सही से हल किया है। चलिए सीधे प्रश्न पे आते हैं और इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, तो पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। यह प्रश्न, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया। किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर दूसरा का अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा कंप्यूटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं किसी भी प्रश्न में इनसे रिलेटेड फैक्ट नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न बहुत अधिक है। अगर इनसे रिलेटेड फैक्ट आपको जानना है तो आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। पेड ग्रुप में इसका पीडीएफ दिया जाएगा, जहाँ पे आपको सभी प्रश्नों का एकदम से विश्लेषण किया रहेगा। आप वहाँ पे इसे आराम से पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको मैसेज करना है। ध्यान रखिए, मैसेज करते समय pre21 लिख के आप मैसेज कीजिएगा व्हाट्सअप पर, तो आपको यहाँ पर इसका पीडीएफ अवेलेबल कराया जाएगा जो कि पेड ग्रुप में मिलता है। तो तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इसी व्हाट्सअप नंबर पे मिलेगी, आप जाके वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ तो व्यावसायिक बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था ये किया गया था 1969 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1969 में इसका व्यावसायिकरण किया गया था। कब? 1969 में, 19 जुलाई 1969 को। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों का निर्धारण करने वाली संस्था कौन है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों का निर्धारण करने वाली संस्था निम्न में से कौन है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विश्व बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न है, वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं। वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं। 5वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। और इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1975 को। ये ध्यान रखिएगा, 26 सितंबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कोयला उत्पादक देशों में भारत का स्थान क्या है। कोयला उत्पादक देशों में भारत का स्थान क्या है। तो इस प्रश्न का अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा। कोयला उत्पादक देशों में भारत का जो स्थान है ये तीसरा है, ध्यान रखिएगा। और अगर मैं द्वितीय और प्रथम स्थान की बात करूं तो ध्यान रखिएगा, प्रथम स्थान पर है चीन और द्वितीय स्थान पर है यूएसए, यानी कि अमेरिका। तो आप ये 3 क्रम याद रखिएगा, चीन, यूएसए और भारत, ये 3 शीर्ष उत्पादक देश हैं कोयले का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, भारत तीसरे स्थान पर है। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो मत्स्य उत्पादन की अगर बात करें प्रश्न में, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में जो स्थान है ये तीसरा है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, तीसरे स्थान पर है। उसके बाद अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। 8वां नंबर प्रश्न, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। तो आपको बता दूं कि औद्योगिक क्रांति जो हुई थी सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये मत सोचिए कि प्रश्न छोटे हैं, आप एकदम से क्वेश्चन बैंक को उठा के देख सकते हैं। इसी तरह से प्रश्न आपको बीपीएससी एग्जाम में पूछी जाती है। अभी हाल ही में 66वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का एग्जाम हुआ, वहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। और जो मैंने पिछले वर्ष जो टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड किया था वहाँ से आप मिला लीजिए कितने प्रश्न आए। लगभग 35 से 40 प्रश्न पूरे मतलब श्रृंखला से आए हैं। खास करके करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा प्रश्न रिपीट हुए हैं, तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है।
भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो 9वां नंबर प्रश्न, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कपड़ा उद्योग। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। भारत का सबसे बड़ा उद्योग है कपड़ा उद्योग। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन विशाल उद्योग, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सूती वस्त्र उद्योग। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कि मतलब दोनों एक ही प्रश्न रिपीट हो गया, ऐसी नहीं होना चाहिए गलती, लेकिन अब हो गया है। तो ध्यान रखिए एक बार कि विशालतम जो मतलब उद्योग है, भारत का सबसे विशाल उद्योग जो कि प्राचीनतम विशाल उद्योग है, ये सूती वस्त्र उद्योग है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चीनी उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान पर है? तो 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए दूसरा। चीनी उत्पादन में भारत का जो स्थान है विश्व में दूसरा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब बता दूं आपको इस टेस्ट सीरीज के बारे में। तो अगर आप भी 67वीं बीपीएससी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो देखिए ये जो वीडियो आपको दिया जा रहा है यहाँ पे कुछ देखिए बीपीएससी का जो पैटर्न है, जिस प्रकार से प्रश्न पूछी जाती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कठिन ही प्रश्न रहती है, कुछ आसान प्रश्न भी रहते हैं। 30% बहुत आसान प्रश्न होते हैं। आप क्वेश्चन बैंक को देखिए, ऐसे प्रश्न होंगे 30% जो आपको देखते ही उसका आंसर पता होगा। तो सभी प्रश्नों को मिक्सअप किया गया है, ऐसा नहीं है। कुछ प्रश्नों के आधार पर आप पूरी श्रृंखला के प्रश्नों का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। तो पूरे वीडियो को देखिए, आप समझ पाएंगे। इसके लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डेमो पीडीएफ के तौर पे पहला पीडीएफ का लिंक दिया है, आप वहाँ पे जाके उसे डाउनलोड कर लीजिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, और आप देखिए कि किस प्रकार से वहाँ पे मैंने आपके लिए मतलब ये तैयार किया है। तो अगर आप भी इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस व्हाट्सअप नंबर जो यहाँ पे लिखा गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पे pre21 लिख कर मैसेज करें और आपके पास तमाम इन्फॉर्मेशन जाएगी टेस्ट सीरीज से संबंधित। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बाद में इसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, वह कौन सा वित्तीय वर्ष है जिससे सर्वाधिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ? प्रश्न है, वह कौन सा वित्तीय वर्ष है जिससे सर्वाधिक नहीं बल्कि सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश का आरंभ हुआ था? तो देखिए यहाँ पे 12वें नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1991-92। 1991-92 का जो वित्तीय वर्ष था जिससे सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। भारत में कृषि क्षेत्र के जीडीपी का कितना प्रतिशत भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में कृषि क्षेत्र के जीडीपी का कितना प्रतिशत भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है? 13 नंबर प्रश्न, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0.3%, 0.3% भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई? भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई? तो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1991 में भारत में उदार औद्योगिक नीति अपनाई गई। ये सभी प्रश्न अभी इकोनॉमिक्स के चल रहे हैं, तो सभी विषयों को ध्यान रख के मतलब इसको तैयार किया गया है। अब यहाँ से बिहार करंट अफेयर्स का प्रश्न स्टार्ट होता है। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों के लिए संचालित राष्ट्रीय कार्यक्रम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टॉप 100 में बिहार के कितने बच्चे शामिल हुए हैं? तो देखिए टॉप 100 में जो कि राष्ट्रीय कार्यक्रम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसमें बिहार के कितने बच्चे शामिल हुए हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बिहार के 3 बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। 15 का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसे संजय गांधी जैविक उद्यान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में किन्हें संजय गांधी जैविक उद्यान जो कि पटना में स्थित है, जिसे कि पटना जू के नाम से जाना जाता है, तो अभी हाल ही में इसके निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 16 का राइट आंसर होगा सत्यजीत कुमार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। सत्यजीत कुमार को भी हाल ही में निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया। चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न, बिहार का पहला अंतर्राष्ट्रीय सुपर पावर ग्रिड का निर्माण निम्नलिखित में से किस जिले में किया जाएगा? बिहार का पहला अंतर्राष्ट्रीय सुपर पावर ग्रिड का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? तो ये कटिहार में किए जाने के लिए घोषणा किया गया है। तो राइट आंसर होगा 17 का ऑप्शन नंबर सी, ये कटिहार में इसका निर्माण किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसे बिहार का महालेखाकार नियुक्त किया गया है? तो 18 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामावतार शर्मा। अभी हाल ही में
इसे बिहार का लेखाकार नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे करंट अफेयर्स की मैं अगर बात करूँ, बिहार करंट अफेयर्स, तो बिहार में आने वाले सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बिहार करंट अफेयर्स अति महत्वपूर्ण होता है। अगर बिहार करंट अफेयर्स से 5 भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता है तो समझिए कि बहुत ज़्यादा है। तो मतलब आप इस पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, आपके लिए 5 प्रश्न का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो इसे ध्यान रखते हुए हमने अभी मतलब पिछले 2 दिनों से आपके लिए बिहार करंट अफेयर्स, जो कि मतलब दैनिक बिहार करंट अफेयर्स है, उसको वीडियो फॉर्मेट में चैनल पे अपलोड किया जा रहा है। तो ये अभी हाल ही में शुरू किया गया है। तो अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो एकदम से आपके लिए एकदम से निःशुल्क है। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है, जहाँ पे ऑल सेलेक्ट कर लेना है, ताकि जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और साथ ही इसके PDF के लिए आप हमारे फ्री वाले टेलीग्राम ग्रुप, जो कि उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो समय समय पर यानी कि रोजाना तौर पर आपको इसका PDF मिलता रहेगा, जिससे जहाँ पर आपको इसका विश्लेषण भी किया रहेगा हर प्रश्न का। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए आपको मतलब कि कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, एकदम से निःशुल्क है। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार के नए नक्शे के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले के भाग को पटना जिले में शामिल किया जाएगा। ये अभी हाल ही में निर्णय लिया गया है कि बिहार के नए नक्शे के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले के भाग को पटना जिले में शामिल किया जाएगा। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने वाले किसी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 19 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वैशाली और सारण जिले के भाग को पटना जिले में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 20वां नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है। तो 20वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में 15 जनवरी को नीतीश कुमार द्वारा रेणु वन का विस्तार तथा घोड़ा कटोरा में नए पार्क का उद्घाटन किया गया था। तो 20वें नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा नालंदा जिले में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 15 जनवरी को नीतीश कुमार के द्वारा रेणु वन का विस्तार तथा घोड़ा कटोरा में एक नए पार्क का उद्घाटन किया गया। ये किस जिले में है, तो ये नालंदा में है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। खुद नीतीश कुमार भी नालंदा जिले के निवासी हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बिहार का पहला ग्लास ब्रिज नालंदा के राजगीर में ही बना है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन के द्वारा सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन के द्वारा सम्मानित किया गया है। 21 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीतीश कुमार जी को अभी हाल ही में इनसे सम्मानित किया गया, यानी कि लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। राजनीति में लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाने की दिशा में कर रहे प्रयास के कारण मुख्यमंत्री जो कि बिहार के हैं नीतीश कुमार, इन्हें अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हाल ही में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार पुलिस सुरक्षा पाने वाले लोगों में बिहार का स्थान क्या है। हाल ही में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार पुलिस सुरक्षा पाने वाले लोगों में बिहार का कौन सा स्थान है। तो 22वें नंबर प्रश्न का अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुलिस सुरक्षा पाने वाले लोगों में बिहार का जो स्थान है लोगों में ये तीसरा है, तीसरे स्थान पर बिहार के लोग आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, 22 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हाल ही में ज्ञान भवन में महिला उद्यमी मेला का आयोजन कब से कब तक किया गया है। अभी हाल ही में ज्ञान भवन पटना में महिला उद्यमी मेला का आयोजन कब से कब तक किया गया है। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 14 से 18 जनवरी तक किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए अभी के जो करंट अफेयर्स हैं ये जनवरी के करंट अफेयर्स, यानी कि सभी के सभी करंट अफेयर्स जो हैं अपडेटेड करंट अफेयर्स हैं। यानी कि अगर आप अभी करंट अफेयर्स पे अच्छी पकड़ बनाते हैं, यानी कि आप अच्छी तरह से सेट लगाते हैं, तो जब दिसंबर के टाइम ये एग्जाम होगा तो उस समय आपको करंट अफेयर्स को एकदम से सिर्फ रिवाइज करने की जरूरत है, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप एकदम रट्टा मार रहे हैं, रट रहे हैं। आपका पहले से पढ़ा रहेगा तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी, आप उस चीज़ को मतलब अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और आपके लिए इजी हो जाएगा इसे समझना, और आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य सीधा सीधा ये है कि किसी भी अगर युद्ध की तैयारी आप करते हैं युद्ध में जाने के लिए, तो अगर युद्ध होता है तो उससे कुछ दिन पहले युद्ध की तैयारी की जाती है ना। ये बात एकदम सही है कि अगर युद्ध होता है तो युद्ध की तैयारी युद्ध से पहले की जाती है, ऐसा नहीं कि युद्ध के 2 दिन पहले की जाती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मुझे 1 साल बाद फाइट करना है, 9 महीना आप समय लेके चलिए कि 9 महीना बाद आपका बीपीएससी का एग्जाम होगा, 9 से 12 महीना के बीच में, तो उससे पहले आपको तैयारी में लगना पड़ेगा। तो अभी समय सही है, अभी से आप बीपीएससी की तैयारी में लग जाइए और हमारे टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए, एकदम से आपके लिए फायदेमंद होगा। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। बिहार का पहला अत्याधुनिक मातृ शिशु अस्पताल का निर्माण निम्नलिखित में से किस जिले में किया जाएगा।
तो बिहार का पहला अत्याधुनिक मातृ शिशु अस्पताल का निर्माण अभी हाल ही में बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 24 का, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये मुजफ्फरपुर में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नवनालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? नवनालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा पाली स्नातकोत्तर शोध संस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 26 नंबर प्रश्न है, वैशाली का मेला जो चैत्र शुक्ल के त्रयोदशी में आयोजित की जाती है किस धर्म से संबंधित है? अब बिहार जीके के कुछ प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो वैशाली का मेला जो चैत्र शुक्ल के त्रयोदशी में आयोजित की जाती है किस धर्म से संबंधित है? तो 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्मावलंबी से। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, छऊ बिहार का प्रमुख है। छऊ क्या है बिहार में? तो 27 नंबर का राइट आंसर है लोक नृत्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। छऊ एक प्रकार का लोक नृत्य है बिहार में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, श्यामा चकेवा बिहार राज्य का प्रचलित है, क्या है? श्यामा चकेवा लोक नृत्य, लोकनाट्य, चित्रकला या फिर लोकगीत? इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। पांचवें ऑप्शन को भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे एक से अधिक प्रश्न का मतलब एक से अधिक ऑप्शन भी सही हो सकता है प्रश्न में, तो इस चीज़ से आपको बचना है। तो 28 नंबर का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा लोकनाट्य। श्यामा चकेवा जो है ये लोकनाट्य है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। भाई बहन के प्यार को ये दर्शाता है, तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। पेड वाले PDF में मैंने इसके बारे में डिटेल में लिखा है। चलिए इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, मैथिली भाषा के प्रमुख कवि कौन थे? तो देखिए मैथिली भाषा के अगर प्रमुख कवि की बात किया जाए तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप आंख मूंद के विद्यापति को लगाइए टिक। विद्यापति इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। विद्यापति मैथिली भाषा के सर्वोपरि कवि थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो प्रश्न है, बिहार राज्य की प्रमुख प्रचलित भाषाओं में आप किसे शामिल नहीं कर सकते हैं? तो बिहार राज्य में जो प्रमुख प्रचलित भाषाएं हैं उनमें से अवधी, मगधी, भोजपुरी, मैथिली, ये 4 भाषाओं का नाम यहाँ पे लिखा गया है। राइट आंसर बताना है कौन आप शामिल नहीं कर सकते हैं प्रचलित भाषाओं में। तो देखिए यहाँ पे 30वां का जो राइट आंसर होगा, मगधी को आप शामिल नहीं कर सकते, बल्कि अवधी, भोजपुरी और मैथिली बिहार राज्य में प्रचलित भाषाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 30वां का। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न है, प्राचीनतम वैशाली का वर्तमान स्वरूप समझी जाने वाली बोली कौन सी है? ये सभी प्रश्न बिहार जीके के हैं। यहाँ पे लगभग 20 प्रश्न आपको बिहार जीके को देखने को मिलेगा। बिहार जीके का प्रश्न है, प्राचीनतम मैथिली का वर्तमान स्वरूप समझी जाने वाली बोली कौन सी है? तो 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा अंगिका। प्रश्न था, मैथिली भाषा का वर्तमान स्वरूप समझी जाने वाली बोली कौन सी है? अंगिका। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भोजपुरी भाषा बोलने वाले प्रमुख जिलों में कौन सी जिला शामिल नहीं है? इस तरह के प्रश्न BPSC एग्जाम में पूछी जाती है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के इसका आंसर आपको देना पड़ेगा। भोजपुरी भाषा बोलने वाले प्रमुख जिलों में कौन सी जिला शामिल आप नहीं कर सकते हैं? आरा, सारण, पूर्वी चंपारण या फिर पटना? तो 32 नंबर का जो राइट आंसर होगा, देखिए इसका तो आरा में भोजपुरी बोली जाती है, प्रमुख जिला सारण, पूर्वी चंपारण, ये सभी जिलों में भोजपुरी बोली जाती है, लेकिन पटना में मुख्य रूप से भोजपुरी नहीं बोली जाती है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ये तीनों नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन शामिल नहीं है, तो हो जाएगा पटना। पटना में नहीं बोली जाती, यानी कि पटना इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि बिहार के किस क्षेत्र में मैथिली भाषा बहुतायत में प्रचलित है? यानी कि बिहार के किस क्षेत्र में मैथिली भाषा सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाती है? तो 33 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, तिरहुत क्षेत्र में मैथिली भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है बिहार में। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला का प्रमुख चित्रकार कौन था? मधुबनी चित्रकला का प्रमुख चित्रकार कौन था? 34 नंबर प्रश्न, और इस प्रश्न का अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर होगा भारती दयाल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, मधुबनी चित्रकला का प्रमुख चित्रकार थे भारती दयाल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब उसके बाद अगला प्रश्न है कि सबसे पहले विदेह राज्य का उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? 35 नंबर प्रश्न, सर्वप्रथम विदेह राज्य का उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा यजुर्वेद से। आपको बता दूं कि विदेह और मिथिला का नामकरण जो है सर्वाधिक प्राचीन शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिला है, ये ध्यान रखिएगा, ये यजुर्वेद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है, यानी कि विदेह राज का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिला है ये यजुर्वेद से ही मिला है, तो इसको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 35 का। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे बात आती है कि बिहार शब्द का
प्रथम प्रयोग कहाँ पे मिला है? तो बिहार का जो प्रयोग किया गया है सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है। और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है ये किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, 36 नंबर प्रश्न। सारण जिले में हरिद्वार क्षेत्र का मेला या फिर सोनपुर का मेला जिसे आप जानते हैं किस नदी के किनारे आयोजित की जाती है? ये सारण जिले में आयोजित की जाती है किस जो मतलब कि सोनपुर का नाम से ये प्रचलित है। सोनपुर का मेला जो कि भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है, ये किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? तो देखिए 36 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गंगा गंडक के संगम पर ये आयोजित किया जाता है सोनपुर का मेला, जो कि वैशाली जिले के मुख्यालय हाजीपुर से लगभग 3 किलोमीटर दूर सोनपुर में गंडक और गंगा नदी के संगम पर ये आयोजित की जाती है। जो कि पटना से अगर मैं दूरी की बात करूँ तो पटना से इसकी दूरी जो है 25 किलोमीटर है। तो ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तमाम जानकारियां आपको इनसे रिलेटेड पेड पीडीएफ में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, बिहार में सौराष्ट्र का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? 37 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, बिहार में सौराष्ट्र का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो बिहार में सौराष्ट्र का मेला मिथिलांचल में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, 38 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 38 नंबर प्रश्न है कि पटना कलम चित्रकला शैली किस काल से संबंधित है? पटना कलम चित्रकला शैली किस काल से संबंधित है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ये परवर्ती मुगल काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। पटना कलम के बारे में पेड पीडीएफ में मैंने डिटेल में डाला है, ये भी आप ध्यान रखिए, वहाँ पे आप जाके इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है? देखिए इस प्रश्न को भी बारीकी से समझना पड़ेगा, सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा और उसके बाद ही निर्णय होगा कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है? कितने चौराहे, वर्ण रत्नाकर, जुलूस या फिर मैला आंचल? तो देखिए मैला आंचल तो फणीश्वर नाथ रेणु की बहुचर्चित रचना है, ये आप सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 ऑप्शन और भी है। तो निर्धारित कीजिए कि कौन सा राइट आंसर होगा। देखिए आपको बता दूं कि वर्ण रत्नाकर जो है ये फणीश्वर नाथ रेणु की रचना नहीं है, ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा, वर्ण रत्नाकर फणीश्वर नाथ रेणु की रचना नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपको पिछले मतलब कि टेस्ट सीरीज में शायद ये प्रश्न पूछा था कि फणीश्वर नाथ रेणु बिहार के किस जिले के निवासी हैं? तो बिहार के अररिया जिले में इसका जन्म हुआ था और बिहार में अररिया जिले के औराही हिंगना ग्राम में इसका जन्म हुआ था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। और अररिया हाई स्कूल से इन्होंने अपना बेसिक से शिक्षा मतलब कि प्राप्त की थी, तो ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। वर्ण रत्नाकर फणीश्वर नाथ रेणु से संबंधित नहीं है। इसके अलावा कितने चौराहे, जुलूस और मैला आंचल ये फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। अगला प्रश्न है, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो तालाब के जल में पृष्ठ तनाव पर उठने वाली लहरें कैसी होगी? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न बीपीएससी में पूछे गए कई बार। तो जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो तालाब के जल के पृष्ठ तनाव में उठने वाली लहर को किस नाम से जाना जाता है? तो ये उठने वाली जो लहर होती है ये अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये तरंग के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन मैंने पेड पीडीएफ में डाला है, तो आप लोग जरूर देख लीजिए। अगला प्रश्न है, पवन की गति को मापने वाला उपकरण को किस नाम से जाना जाता है? पवन की गति को मापने वाला उपकरण को किस नाम से जाना जाता है? 41 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एनीमोमीटर। पवन की गति को एनीमोमीटर की सहायता से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, किस कारण से दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है बीपीएससी के दृष्टिकोण से। तो 42 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, दूध को मथने पर क्रीम जो निकल के आती है ये किस कारण से होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा अपकेंद्रित बल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, अपकेंद्रित बल के कारण। उसके बाद अगला प्रश्न है कि शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाने से पृष्ठ तनाव में क्या परिवर्तन होगा? शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाने से पृष्ठ तनाव में क्या परिवर्तन होगा? 43 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा पृष्ठ तनाव घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न में, सोने का शुद्धतम रूप क्या है? आप सभी जानते हैं ये काफ़ी इजी प्रश्न है। सोने का जो शुद्धतम रूप होता है ये 24 कैरेट सोना का होता है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा 24 कैरेट सोने का आभूषण नहीं बन सकता है। इसमें आभूषण बनाने के लिए कुछ और भी धातुएं मिलाई जाती है, उसके बाद ही धातु मतलब कि आभूषण का निर्माण होता है। तो ध्यान रखिएगा 24 कैरेट सोना जो होता है सोने का शुद्धतम रूप होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से क्या होता है? जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो कॉपर, निकल, जिंक, सोडियम, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 45 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक से अधिक आंसर सही हो जाएगा,
एक से अधिक आंसर इसलिए सही होगा क्योंकि यहाँ पर जर्मन सिल्वर की अगर बात करूँ तो ए, बी और सी यानी कि कॉपर, निकल और जिंक ये तीनों जर्मन सिल्वर में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, ये इनका मिश्र धातु है। तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है, जर्मन सिल्वर में कॉपर, निकल और जिंक पाया जाता है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखेंगे 46 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण का प्रकार नहीं है? वायु, गैसोलीन, एलपीजी, आसूत जल। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण का प्रकार नहीं है? तो 46 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा आसूत जल। ये मिश्रण का प्रकार नहीं है क्योंकि ये तीनों जो है ये मिश्रण का प्रकार है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए अब आसूत जल की बात आई है तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूँ। आसूत जल वह जल होता है जिसकी अनेक अशुद्धियों को आसवन के माध्यम से हटा दिया जाता है। आसवन में पानी को उबालकर उनकी भाप के साथ एक साफ कंटेनर में संघनित किया जाता है। यह पानी के लिए उपयुक्त नहीं होता है। जो आसूत जल होता है यह पानी पीने के लिए उपयुक्त नहीं होता क्योंकि इसमें जीवन जीने के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं, जो आवश्यक लवण होते हैं वो उपस्थित नहीं होते हैं। और इसका प्रयोग जो किया जाता है चिकित्सीय कार्यों में किया जाता है, जैसे कि दवाइयाँ बनाने के लिए जो शल्य उपकरण आदि होते हैं उनको धोने के लिए आसूत जल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। 47 नंबर प्रश्न है कि सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल अम्ल कौन सा होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल अम्ल कौन सा होता है? तो 47 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा कार्बनिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कार्बनिक अम्ल वे कार्बनिक यौगिक हैं जिनमें अम्लीय गुण होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। और कार्बनिक अम्ल जो है मुख्य रूप से किस में पाया जाता है? तो कार्बनिक अम्ल मुख्य रूप से फलों के रस में पाया जाता है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है सूर्य की सतह पर? तो यहाँ पर 48 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा हीलियम। दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व सूर्य की सतह पर ये हाइड्रोजन नहीं बल्कि हीलियम है। हाइड्रोजन तो पहला है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ हाइड्रोजन का जो मतलब कि मात्रा है सूर्य की सतह पर, अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन में हाइड्रोजन नहीं लिखा गया, तो हाइड्रोजन की जो मात्रा है तो ये लगभग 74% है। ध्यान रखिएगा 74% हाइड्रोजन है। और हीलियम की अगर बात किया जाए तो हीलियम जो है ये 24% है। अब यहाँ पे रिमेनिंग जो भी बचते हैं, देखिए मैं इसको अगर ऐड कर दूँ तो 4 8 हो जाएगा और 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर बच जाता है रिमेनिंग 2% जो है अन्य गैसें हैं, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। तो मुख्य रूप से जो गैसें हैं वो हाइड्रोजन पहले स्थान पर है और हीलियम दूसरे स्थान पर है और अन्य 2% अन्य गैसें हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का 48 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न है ओजोन परत का क्षय निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? ओजोन परत का क्षय निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? देखिए 49 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न का अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। ओजोन परत का क्षय क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन गैस का जो सूत्र होता है O3 होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है, क्यों? क्योंकि आपको बताना इसका आंसर क्या होगा। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन क्यों माना जाता है? तो 25 नंबर का राइट आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 25 नहीं बल्कि 50 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। ठीक है, अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। आपको बता दूं कि अमीनो एसिड जो 20 प्रकार के अमीनो एसिड को मिलाकर प्रोटीन का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा 20 प्रकार के अमीनो एसिड को मिला के प्रोटीन का निर्माण होता है, ये भी प्रश्न आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनिवार्य सभी पोषक तत्व इसमें मौजूद होते हैं, इसलिए पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रसाद योजना के तहत हाल ही में कितने धार्मिक स्थलों को शामिल किया गया है? प्रसाद योजना के तहत हाल ही में कितने धार्मिक स्थलों को शामिल किया गया है? 51 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 धार्मिक स्थलों को इसमें शामिल किया गया है। ये सभी अब करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर आधारित है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लघु एवं सीमांत किसानों के साथ भूमिहीन कृषि श्रमिकों के उस कर्ज को माफ करने का फैसला लिया है जो गैर लाइसेंसी साहूकार से लिया गया है? अभी ये फैसला किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? ये क्या फैसला है? ये कहा गया है कि सीमांत किसानों के साथ भूमिहीन कृषि श्रमिकों के उस कर्ज को माफ करने का फैसला लिया गया है जो कि गैर लाइसेंसी साहूकार से लिया गया है। तो ये अभी हाल ही में जो निर्णय लिया गया है ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित
काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये कुछ दिन पहले बहुत चर्चे में था, तो इस दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखिएगा। काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, जो कि भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है? तो 53 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी, यानी कि उत्तराखंड इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब उसके बाद अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को अस्थायी सदस्य के रूप में कितने वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को अस्थायी सदस्य के रूप में 2 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। तो 54 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 वर्ष। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 55 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12 जनवरी। प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर ये मतलब राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ द्वारा जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो 56 का राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, जापान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। अगर भारत की बात करें तो भारत इस सूची में 85वें स्थान पर है। ध्यान रखिएगा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 85वें स्थान पर है। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जापान पहले स्थान पर है। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे कि हाल ही में शहरी निकायों के सुधार को सफलतापूर्वक लागू करने वाला देश का चौथा राज्य निम्नलिखित में से कौन सा बना है? हाल ही में शहरी निकायों के सुधारों को सफलतापूर्वक लागू करने वाला देश का चौथा राज्य हाल ही में कौन बना है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा 57 का ये हो जाएगा मणिपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये चौथा राज्य है। तो इसके अलावा जो 3 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं ये भी जान लीजिए। तो अन्य 3 जो राज्य हैं ये है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तेलंगाना ये 3 राज्य हैं। और चौथा राज्य बना है शहरी निकायों के सुधार को सफलतापूर्वक लागू करने वाला मणिपुर। चलिए उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न हाल ही में सिरोवनी पहाड़ी को तितली सुपर हॉट स्पॉट घोषित किया गया है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में है? हाल ही में सिरोवनी पहाड़ी को तितली सुपर हॉट स्पॉट घोषित किया गया है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो 58 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। तितली सुपर हॉट स्पॉट घोषित किया गया है सिरोवनी पहाड़ी को। 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तमिलनाडु। चलिए उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। अमेरिका द्वारा हाल ही में किस देश को आतंकवाद को पराजित करने वाले देश की सूची में पुनः शामिल किया गया है? यह भी हाल ही में किया गया है, तो ये हाल की घटनाओं पर आधारित है। तो अभी आतंकवाद की सूची में जो डाला गया है 59 का राइट आंसर होगा क्यूबा को डाला गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, क्यूबा को डाला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बात आई है क्यूबा की। तो क्यूबा की राजधानी कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, क्यूबा की जो राजधानी है, अगर मैं राजधानी की बात करूं तो क्यूबा की राजधानी है हवाना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्यूबा की राजधानी है हवाना। चलिए उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में हाल ही में अरब भारत सहयोग मंच के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया? किसकी अध्यक्षता में अरब भारत सहयोग मंच के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया? किसकी अध्यक्षता में? यह है प्रश्न। तो 60वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संजय भट्टाचार्य की अध्यक्षता में अभी हाल ही में भारत अरब सहयोग मंच के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में देश की सबसे बड़ी सुरंग बोरिंग मशीन निम्नलिखित में से किस राज्य में लॉन्च की गई? देश की सबसे बड़ी सड़क बोरिंग मशीन निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है? तो 61 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ये महाराष्ट्र के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 150वीं जयंती को भव्य रूप में मनाने के लिए निम्नलिखित में से किन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन हुआ है? तो आप सभी को पता है कि 23 जनवरी को प्रत्येक वर्ष सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है और ये 2021 की अगर मैं बात करूं तो ये 125वीं जयंती है 2021 में। और इसे भव्य रूप में मनाने के लिए निम्नलिखित में से किनकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन हुआ है? तो 62 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन हुआ है। ध्यान रखिएगा। और नरेंद्र मोदी की घोषणा के अनुसार, यानी कि अब निर्णय लिया गया केंद्र सरकार के द्वारा कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए उसके बाद हम बढ़ेंगे
नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हाल ही में देश भर में कोविड-19 का टीकाकरण अभियान कब से प्रारंभ किया गया है? तो हाल ही में देश भर में यानी कि संपूर्ण देश में कोविड-19 का टीकाकरण कब से प्रारंभ किया गया है? तो 63 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा 14 जनवरी से ये प्रारंभ किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 14 जनवरी। चलिए, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अब यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस जो मनाया जाता है ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो 64 का जो राइट आंसर होना चाहिए ये होना चाहिए 14 सितंबर। तो 14 सितंबर तो हमारा ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर ई को टिक मत कर दीजिएगा। यहाँ पर एक सेकंड में आपको बता दूं कि प्रत्येक वर्ष यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान रखना है, अगर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछेगा प्रश्न में, अगर हमारा यहाँ पे लिखा रहेगा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, पहले बात को समझ लीजिए ध्यानपूर्वक। अगर प्रश्न में आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो ये मतलब कि हो जाएगा 10 जनवरी आपका राइट आंसर। लेकिन हमसे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस नहीं पूछा गया है, सिर्फ पूछा गया है कि प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस जो भारत में मनाया जाता है ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे भी एक कहानी है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का। आपको बता दूं कि 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया था कि हिंदी भारत की राज्य भाषा होगी। तो इस वजह से भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 14 सितंबर। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 10 जनवरी। अगर यहाँ पे प्रश्न भी हमसे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो मनाया जाता है ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस इसलिए मनाया जाता है, इसके बारे में आपको बता दूं कि इसका मकसद ये है कि हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिलाना है। इसलिए इसका प्रचार प्रसार करने के लिए 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इसका राइट आंसर फिर क्या होना चाहिए, तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। बताइए क्यों? क्योंकि इसमें अंतर्राष्ट्रीय शब्द नहीं जोड़ा गया है, तो इस लिहाज से अगर यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय शब्द जोड़ा रहता तो 10 जनवरी इसका राइट आंसर होगा। अगर यहाँ पे ऑप्शन में 14 सितंबर रहता तो इस प्रश्न के आधार पर 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो हम इसको ऑप्शन नंबर ई को मान के चलेंगे। बाकी बात आप अगर इसके बारे में डिटेल में देखना चाहते हैं तो इंटरनेट का सहारा लीजिए। चलिए, इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, 65 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 65 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना के लिए हिमपातक स्पेस हीटिंग डिवाइस का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? भारतीय सेना के लिए हिमतापक स्पेस हीटिंग डिवाइस का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो 65 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा DRDO के द्वारा अभी हाल ही में इसका निर्माण किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद एक सेकंड यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो मतलब कि हाँ चलिए, ये DRDO का जो स्थापना हुआ था ये मतलब कि एक सेकंड, मुझे ये डेट याद नहीं आ रहा है। अगर आप लोग को पता है कि DRDO का स्थापना कब हुआ था तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि DRDO का स्थापना कब हुआ था। इसका फुल फॉर्म होता है, ये ध्यान रखिएगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका स्थापना कब हुआ था ये कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय सेना के लिए पहली स्वदेशी पिस्टल ASMI निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित की गई है? स्वदेशी पिस्तौल ASMI निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित की गई है भारतीय सेना के लिए? तो 66 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ये यहाँ पे हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक सेकेंड, 66 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ये DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। ASMI निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। चलिए, उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। 67 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा भूतपूर्व सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? भूतपूर्व सैनिक दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 67 का राइट आंसर होगा भूतपूर्व सैनिक दिवस प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि भारतीय सेना के प्रथम फील्ड मार्शल एवं ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर KM करियप्पा की याद में 14 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भूतपूर्व सैनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसकी याद में? KM करियप्पा की याद में, जो कि भारतीय सेना के प्रथम फील्ड मार्शल एवं ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर थे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, इसी की याद में प्रत्येक वर्ष भूतपूर्व सैनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में किसके द्वारा छात्रों और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पाठ्यक्रम की संकाय के लिए संपूर्ण इंजीनियरिंग समाधान उपलब्ध कराने के लिए कॉलबेट नामक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है? कॉलबेट नामक सॉफ्टवेयर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? 68 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई। इनमें से कोई भी यहाँ पे नहीं होगा,
इनमें से किसी के द्वारा ये कॉलबैट नामक सॉफ्टवेयर नहीं लॉन्च किया गया है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मैं आपको बता दूं कि इस सॉफ्टवेयर को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कौन कौन? केंद्रीय राष्ट्रीय सूचना विज्ञान तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, देखिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि एनआईसी और सीबीएसई के सहयोग से, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। 69 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कितने ट्रिलियन डॉलर के कोरोना वायरस आपदा राहत पैकेज की घोषणा की है? तो जो बाइडेन के द्वारा जो अभी हाल ही में कोरोना वायरस आपदा को देखते हुए कितने ट्रिलियन डॉलर के राहत पैकेज की घोषणा किया गया? तो 69 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 1.6 ट्रिलियन डॉलर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। 1.6 ट्रिलियन डॉलर के राहत पैकेज की घोषणा किया गया। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। 70 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में फिटनेस उपकरण बनाने वाली कंपनी फिटबिट का 2.1 अरब डॉलर रुपये में अधिग्रहण कर लिया गया? किसके द्वारा अभी हाल ही में फिटनेस उपकरण बनाने वाली कंपनी फिटबिट का 2.1 अरब डॉलर रुपये में अधिग्रहण कर लिया गया, यानी कि खरीद लिया है? किसके द्वारा, किसने खरीदा है फिटबिट को? तो 70 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गूगल ने इसे खरीद लिया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, 70 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा जारी प्रेस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल कितने संरक्षित क्षेत्र हैं? हाल ही में पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा जारी प्रेस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल कितने संरक्षित क्षेत्र हैं? तो 71 का राइट जो आंसर होगा ये हो जाएगा 903 संरक्षित क्षेत्र हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की परमाणु विभाग की शाखा AMD द्वारा मांडवा के मरला गल्ला अल्लापटना क्षेत्र में 1600 टन लिथियम भंडार का पता लगाया गया। यह क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? हाल ही में भारत के परमाणु विभाग की शाखा द्वारा मांडवा के मरला गल्ला अल्लापटना क्षेत्र में 1600 टन लिथियम भंडार का पता लगाया गया है। यह क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो 72 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे इस प्रश्न का ये हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है, 72 का ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण की शुरुआत देश के कुल कितने जिलों में हुई है? हाल ही में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण की शुरुआत देश के कितने जिलों में हुई है? तो आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर होगा देश के 600 जिलों में इसकी शुरुआत की गई है। इस तरह के प्रश्न आपके बीपीएससी, बिहार एसआई, सीडीपीओ ये सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही वनडे एग्जाम जितने भी हैं जो खास करके भारत में आयोजित होती है सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ों को। अगला प्रश्न है कि भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आने वाले निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपनी यात्रा रद्द कर ली है? बोरिस जॉनसन किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्हें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भारत आना था, लेकिन उन्होंने इसे कैंसिल कर दिया है, बोरिस जॉनसन के द्वारा ही कैंसिल किया गया। तो 74 नंबर का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जॉनसन ने अपना यात्रा को रद्द कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, हाल ही में इसरो द्वारा विद्यार्थियों के भीतर वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने और उन्हें अंतरिक्ष शिक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित नवाचारों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए कितने अटल टिंकरिंग लैब को गोद लेने की बात की गई है इसरो के द्वारा? तो आपको बता दूं इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा इसरो के द्वारा अभी हाल ही में कितने अटल टिंकरिंग लैब को गोद लेने की बात की गई है? तो 75 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 अटल टिंकरिंग लैब को गोद लेने की बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है। देखिए अगर मैं अटल टिंकरिंग लैब का मुख्य उद्देश्य की बात करूं तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है बच्चों में रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए इसका स्थापना किया गया है, और इसकी जो स्थापना किया गया है अटल इनोवेशन मिशन के तहत किया गया है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है कि अटल टिंकरिंग लैब का जो स्थापना किया गया है अटल इनोवेशन मिशन के तहत किया गया है, तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए प्रश्न आप तो बहुत पढ़ते हैं लेकिन आपको याद नहीं रहता है, लेकिन आप जब सभी चीज़ों को विश्लेषण के साथ पढ़ेंगे तो वो आपको लंबे समय तक के लिए याद होगा और आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। बेहतर यही होगा कि अगर आप 500 प्रश्न दिन में पढ़ते हैं, अगर उसका विश्लेषण नहीं पढ़ते हैं तो वो आपके लिए बेकार है। हम 500 नहीं पढ़ेंगे बल्कि 200 ही पढ़ेंगे, लेकिन उसे डिटेल में पढ़ेंगे।
तो उनसे ये होगा कि आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ कंबाइन तरीके से पढ़ेंगे और ये आपको लंबे समय तक के लिए याद रहेगा। आप एक दिन करके देखिए, जब आप बुक को लेकर बैठते हैं, कोई भी बुक को लेकर जो मतलब MCQ टाइप में प्रश्न होता है, जैसे टेस्ट सीरीज, आप क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज का बुक उठाते हैं, प्रश्न को बनाते हैं, आंसर मिलाते हैं, बनाते हैं, आंसर मिलाते हैं, लेकिन आप ये नहीं करते हैं कि उसका विश्लेषण क्या है वो मुझे पढ़ना चाहिए। तो विश्लेषण पढ़िएगा तो इसका फायदा आपको नेक्स्ट सेट में देखने को मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, विश्लेषण बहुत जरूरी होता है किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से, टेस्ट सीरीज में खास करके। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा ई पोर्टल शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति अथवा कंपनी की विदेशों में अवैध संपत्ति अथवा कर चोरी के बारे में सरकार को जानकारी दे सकता है। किस पोर्टल शुरुआत किया गया, किसके द्वारा ई पोर्टल का शुरुआत किया गया है? तो 76 नंबर का जो राइट आंसर होगा ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयकर विभाग के द्वारा ये ई पोर्टल का शुरुआत किया गया है। इसके बारे में मैंने आपको बताया, एक बार फिर से बता रहा हूँ कि जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति अथवा कंपनी की विदेशों में अवैध संपत्ति अथवा कर चोरी के बारे में सरकार को जानकारी देगा, कर विभाग के द्वारा यानी कि आयकर विभाग के द्वारा जारी ई पोर्टल के माध्यम से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने 5वीं राष्ट्रीय कायाकल्प पुरस्कार की घोषणा की। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कायाकल्प पुरस्कार जो दिया जाता है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? अभी हाल ही में 5वीं राष्ट्रीय कायाकल्प पुरस्कार की घोषणा की गई। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का ध्यान रखिएगा, राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में हुरून ग्लोबल 500 रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 78 का, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसमें 10वें स्थान पर है भारत। इस रिपोर्ट में हुरून ग्लोबल 500 रिपोर्ट में ये 10वें स्थान पर है। तो ध्यान रखना है आपको, भारत का ये 10वें स्थान, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। उसका अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सुरक्षा से संबंधित मंत्रिमंडल समिति की बैठक के दौरान भारतीय वायुसेना के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से कितने तेजस विमान की खरीद को मंजूरी मिली है? यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से कितने तेजस लड़ाकू विमान की खरीद को मंजूरी मिली है? तो 79 नंबर का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 83 लड़ाकू विमान जो कि तेजस लड़ाकू विमान की खरीद को मंजूरी मिली है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न में। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्वच्छ बिंदु सागर पहल की शुरुआत की है? अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छ बिंदु सागर पहल की शुरुआत की है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये उड़ीसा सरकार के द्वारा स्वच्छ बिंदु सागर पहल की शुरुआत की गई है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को लागू करने वाला केरल कौन सा राज्य बन गया है? हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार को लागू करने वाला केरल कौन सा राज्य बना है? तो ये बना है 8वां राज्य, यानी कि 81 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये 8वां राज्य बना है। ध्यान रखना है 8वां राज्य बना है। चलिए उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। 82 नंबर प्रश्न हुआ कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के वित्त मंत्री प्रदीप कुमार ग्वायली भारत की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? किस देश के वित्त मंत्री प्रदीप कुमार ग्वायली भारत की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर भारत आए हैं? तो 82 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये नेपाल के वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ये नेपाल के वित्त मंत्री हैं। चलिए उसके बाद बढ़ेगा नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू की जाएगी? तो हाल ही में भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू की जाएगी? तो 83 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंडीगढ़ से ये शुरू किया जाएगा भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा। अब यहाँ पे एक प्रश्न मैं आपको और बता दूं कि ये बिहार करंट अफेयर से प्रश्न है। पिछले वीडियो में यानी कि 24 जनवरी वाला जो वीडियो है, जो 24 जनवरी को अपलोड हुआ, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया कि भारत के कितने शहरों में अभी हाल ही में घोषणा के अनुसार क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक बसें चलेगी। हाँ, ये प्रश्न था, इलेक्ट्रिक बसें चलेगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा बिहार के 3 जिलों में, ये जिला कौन कौन से, ये भी आपको मैंने बताया था कि पटना सहित बिहार शरीफ और मुजफ्फरपुर। पटना में लगभग 20 बसें चलेगी और मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ में 2-2 बसें चलेगी। तो ये 3 जिले हैं बिहार में जहाँ पे अभी हाल ही में ये निर्णय लिया गया है कि अब इन जिलों में प्रदूषण की जो गुणवत्ता है वो उसे कम करने के लिए, जो मतलब प्रदूषण का जो स्तर है वायु प्रदूषण वो बहुत ज़्यादा है, तो उसे बेहतर बनाने के लिए ये मतलब की शुरुआत किया गया है। तो इसे ध्यान रखिएगा। बिहार करंट अफेयर्स वाला PDF आप जरूर देखिएगा। अगर आप बिहार में राजस्थान वाले किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसका PDF के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, और साथ ही जो वीडियो चैनल पे अपलोड होते हैं उसे भी देखने का आप आदत बनाइए। रोज सुबह ये 6 बजे अपलोड होता है, तो आप उसे देख के आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा MICE मीटिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस एंड एक्सिबिशन शुरू की गई है?
हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा ये शुरुआत किया गया है? मीटिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस एंड एक्सिबिशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा 84 का, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है गुजरात। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। गुजरात के द्वारा भी हाल ही में ये शुरुआत किया गया। उसके बाद अगला प्रश्न, हाल ही में जारी की गई डिजिटल विकास स्कोर कार्ड 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? अभी हाल ही में जारी की गई डिजिटल विकास स्कोर कार्ड 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 85 नंबर का जो राइट आंसर होगा, जो भारत की रैंकिंग है, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो भारत की रैंकिंग है 14। तो ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि डिजिटल विकास स्कोर कार्ड 2020 में भारत की रैंकिंग है 4थी। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना है आपको, 85 का सी। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं और देखेंगे 86 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से पित्त का स्रोत क्या है? 86 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से पित्त का स्रोत क्या है? तो देखिए यह इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 86 का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत, जिसे कि पित्त का स्रोत कहा जाता है। तो 86 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। आपको बता दूं कि शरीर में पेट और छोटी आंत में पित्त की प्रमुखता पाई जाती है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? कौन सा एक निम्नलिखित में से रेशेदार प्रोटीन है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 87 का, यहाँ पर ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अब बताते हैं आपको ऑप्शन नंबर ई क्यों होगा। तो सबसे पहले जान लीजिए ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर होगा। तो 87 का जो राइट आंसर होगा ये ए और डी होगा, यानी कि कोलेजन और कैरेटिन ये दोनों रेशेदार प्रोटीन है। तो इसी आधार पे इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो ध्यान रखिएगा, कोलेजन और कैरेटिन इसका राइट आंसर है, 87 का ऑप्शन नंबर ई। चलिए उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। रक्त में लोहे की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? रक्त में लोहे की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो 88 नंबर का राइट आंसर होगा एनीमिया। अगर रक्त में लोहे की कमी हो जाए तो एनीमिया नामक रोग होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गुर्दे यानी कि किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या है? निम्नलिखित में से गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? 89 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा नेफ्रॉन। इसका कार्यात्मक यूनिट है नेफ्रॉन। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में रक्त समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा खोजा गया था? मनुष्य में रक्त समूह की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो 90 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा लैंडस्टेनर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। लैंडस्टेनर के द्वारा ये पहली बार खोजा गया था। रक्त समूह की खोजकर्ता के रूप में इन्हें जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से ऊर्जा कौन प्रदान करता है? हमारे शरीर में मुख्य रूप से ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, और साथ ही वसा। कार्बोहाइड्रेट और वसा ये दोनों प्रमुख तत्व हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन इसका सही है। तो इस प्रकार इसका जो राइट और फाइनल आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का राइट आंसर है। बीपीएससी एग्जाम में 5 ऑप्शन के साथ प्रश्न पूछती है, तो 5वां ऑप्शन भी काफ़ी अच्छा है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इसे ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपका बहुत सारा प्रश्न गलत हो जाएगा। देखिए जैसे कि मान लो मैं इसी प्रश्न का उदाहरण लेता हूँ। यहाँ पे प्रश्न है कि हमारे शरीर में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से ऊर्जा कौन प्रदान करता है, यह है प्रश्न। तो आपने देखा प्रश्न का ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन ए में। तो आपको लगा चलो भाई यही ऑप्शन सही है तो यही हो जाएगा। आपने इधर पढ़ा भी नहीं, बाकी बात आपने ऑप्शन को टिक कर दिया, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर देखिए प्रोटीन विटामिन तो ये तो मुख्य रूप से नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में वसा भी है। आप ये ऑप्शन को पढ़े ही नहीं तो आपको पता ही नहीं चला कि नीचे वसा भी है। तो आप एक ऑप्शन के आधार पर ही प्रश्न का आकलन नहीं कर सकते। तो मैं बार बार कहता हूँ बीपीएससी एग्जाम में भले ही आपका एक ऑप्शन सही हो, लेकिन आपको सभी ऑप्शन को पढ़ना है। सभी प्रश्नों में सभी ऑप्शन को पढ़ना है। आपको जो भी लोग जो भी कहते हैं उसका बात मत सुनिए। मैं आपको बार बार कहता हूं कि बीपीएससी एग्जाम में आप इतना सफिशिएंट टाइम लेकर चलिए, प्रश्न को जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। टाइम का बहुत यहाँ पे दिक्कत होता है, क्योंकि 120 मिनट ही आपके पास रहता है और 150 प्रश्न को सॉल्व करना होता है। तो फटाफट सभी प्रश्न के ऑप्शन को पढ़िएगा। जो भी प्रश्न आपको आता होगा जिसमें आप कंफर्म हो गए तभी उसको मतलब कि उसको सॉल्व कीजिएगा। अगर जिसमें कन्फ्यूजन हो तो उसको मतलब सारे ऑप्शन को ध्यान में रख के आप ऑप्शन को नेग्लेक्ट करके भी चल सकते हैं किसी प्रश्न में। जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न पूछा जाता है, होता है ना कि उसको क्या कहते हैं, एलिमिनेट करते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेशन भी प्रक्रिया एक बहुत अच्छा प्रक्रिया है जिसके आधार पे आप प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। तो ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग जो होता है ये विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, फेफड़ों के आवरण को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? फेफड़ों के आवरण को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिए फुफ्फुस झिल्ली के नाम से जाना जाता है इन्हें।
फेफड़ों के आवरण को फुफ्फुस झिल्ली का घर संबोधित किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अंग से पेसमेकर संबंधित है? निम्नलिखित में कौन से अंग से पेसमेकर संबंधित है? 94 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हृदय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ये हृदय से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है, मानव आंख के किस भाग पर छवि बनती है? मानव आंख के किस भाग पर छवि बनती है? तो 95 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये रेटिना पर छवि बनती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, रेटिना। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग यानी कि भूमंडलीय तापमान की घटना के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार कौन है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार कौन है? तो 96 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाधिक जिम्मेदार है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था? 97 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से पेनिसिलिन की खोज जो की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी, यानी कि 97 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये एक स्कॉटिश वैज्ञानिक थे जिन्हें कि नोबेल पुरस्कार भी मिला था, और ये जो मतलब कि श्रेय दिया जाता है इसका पेनिसिलिन का खोज का, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को ही दिया जाता है, और इसी के कारण ही इसे नोबेल प्राइज मिला था। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, टाइफाइड बुखार निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो टाइफाइड बुखार जो होता है ये होता है जीवाणु के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है, टाइफाइड का बुखार जीवाणु के कारण होता है। 98 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन क्या है? थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का नाम क्या है? तो थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का नाम है थाइमोसिन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। मानव रुधिर का पीएच मान निम्नलिखित में से कितना होता है? जो पीएच स्केल होता है 0 से 14 तक इसमें निर्दिष्ट रहता है, तो पीएच स्केल में मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो 100 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7.4 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पे एक सेकंड मैं आपको बता दूं, पीएच स्केल की मैं चर्चा किया था तो मैं समझता हूँ इसके बारे में डिटेल में आपको बताना अनिवार्य है। तो 0 से 14 तक इसमें पीएच स्केल में अंकित रहता है, और 7 जो होता है बीच में 7 आता है, 7 जो होता है उदासीन होता है। ठीक है, 7 जो होता है उदासीन होता है। और देखिए ये है 7 से 14 की ओर जब बढ़ेगा तो ये क्षारीय गुण इसमें मौजूद होगा। ठीक है, क्षारीयतापन बढ़ता जाएगा, और जब 7 से 0 की ओर बढ़ेगा तो अम्लीय गुण में वृद्धि होगा, यानी कि जितना 0 के नजदीक होगा वो पदार्थ उतनी ही अम्लीय होगी, और जिधर इतना 14 की तरफ जितना भागेगा वो उतना ही क्षारीय होगा, और 7 जो है ये उदासीन होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। और प्रश्न वही था कि मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होगा। तो इसका तात्पर्य यह है कि 7.4 हमारा एक क्षारीय है, यानी कि पीएच स्केल के आधार पर इसे क्षारीय कहा जा सकता है। ठीक है, ये क्षारीय हो गया, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। कौन यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? 101 नंबर प्रश्न, कौन यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? तो ध्यान दीजिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये है डेन्यूब नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। डेन्यूब नदी काला सागर से निकलकर ब्लैक फॉरेस्ट में गिरती है, और ये जो नदी है ये मध्य यूरोप में बहने वाली एक नदी है। ठीक है, मध्य यूरोप में बहने वाली एक नदी है, इसे ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे एक बात नदी आई है कांगो नदी, ये कांगो नदी से कई बार प्रश्न पूछा गया है। विषुवत रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है कांगो नदी, तो ये ध्यान रखिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किलिमंजारो पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? किलिमंजारो से भी प्रश्न बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। तो 102 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये तंजानिया में है। ठीक है, तंजानिया में है। चलिए, जो प्रीवियस ईयर वाला जो पीडीएफ है जो मैंने बनाया था बीपीएससी के लिए, बीपीएससी प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का पीडीएफ है, वो अगर आपको नहीं मिला है तो हमारे फ्री वाले टेलीग्राम को ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि गेहूं की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उपज करने वाला देश कौन सा है? यानी कि हेक्टेयर वाइज अगर देखा जाए तो सर्वाधिक गेहूं उत्पादित करने वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब मैं आपको बता दूं कि जो खाने वाले अनाज हैं, जो भोजन के लिए जो उगाई जाने वाली फसल है, उनमें से सर्वाधिक मतलब कौन सी फसल है जो पूरे विश्व में सर्वाधिक उगाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे आपको बता दूं, सबसे पहले स्थान पर जो है ये है मक्का। पूरे विश्व में जो मक्का का उत्पादन है सबसे ज्यादा होता है, और दूसरे स्थान पे आता है गेहूं। ठीक है, दूसरे स्थान पे आता है, एक सेकंड, दूसरे स्थान पे आता है गेहूं, और तीसरा स्थान जो है ये तीसरे स्थान पे आता है चावल। ठीक है,
ये ध्यान रखें। गेहूँ, मक्का, गेहूँ और चावल, ये क्रमशः इस तरह से है, यानी कि सर्वाधिक मक्का और दूसरा गेहूँ फिर चावल, ये तीनों विश्व में सर्वाधिक उपजाई जाने वाली फसलें हैं। पहला है मक्का, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मर्डेका कब का संबंध किस खेल से है? मर्डेका कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका जो संबंध है ये फुटबॉल से है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बताएं कि निम्नलिखित में से इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है? राजधानी से भी प्रश्न एक दो बार देखने को मिला है आपको बीपीएससी एग्जाम में। तो इक्वाडोर की राजधानी जो है 105 नंबर का जो राइट आंसर होगा ये होगा क्विटो। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्विटो इसका राइट आंसर है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से वीर भूमि किसकी समाधि स्थल के रूप में जाना जाता है? वीर भूमि का जो समाधि स्थल है किसके मतलब समाधि स्थल के रूप में जाना जाता है? तो 106 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा राजीव गांधी की। समाधि स्थल वीर भूमि राजीव गांधी से संबंधित है। 106 का ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण बच्चों में होने वाली प्रमुख बीमारी कौन सी है? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण बच्चों में होने वाली प्रमुख बीमारी कौन सी है? तो ये है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्वाशियरकर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। एलोरा में गुफाओं की संख्या कुल कितनी है? एलोरा में गुफाओं की कुल संख्या जो अभी तक खोज की गई है तो वो कितनी है? 108 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 34 है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 34 है। चलिए उसके बाद बढ़ेगा नेक्स्ट प्रश्न में। कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन क्या है? कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन क्या है? तो 109 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बीजक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए कबीर की बात किया जाए तो ये 15वीं शताब्दी में ये महान संत थे, 15वीं शताब्दी के। यहाँ पे बिहार बोर्ड में शायद मुझे याद है, जहाँ तक मुझे याद है कि 4th क्लास में शायद कबीर से संबंधित एक मतलब कि हिंदी वाले पुस्तक में एक मतलब कहानी था कबीरदास से संबंधित, तो उसके बारे में वहाँ पे मतलब लिखा गया था। मुझे याद है कि कबीर ना तो हिंदू थे ना ही मुस्लिम थे, वे एक सच्चे इंसान थे। जब कबीर की मृत्यु हुई थी तो मतलब ये द्वंद्व हो गया था कि हिंदू कहते थे मैं इसे जलाऊंगा, जबकि मुसलमान कहते थे कि मैं इसे दफनाऊंगा। तो दोनों में एक प्रकार की बहस हो रही थी, मतलब इसका कोई समाधान ही नहीं निकल रहा था। तो इस बुक के अनुसार मैं बता रहा हूँ, जो कि मतलब बिहार बोर्ड की बुक थी पहले जब मैं पढ़ रहा था। तो जब ये सब मतलब हो ही रहा था बातचीत, तो जब उसके मतलब कफन को हटाया गया तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 फूल मिले थे, और हिंदू भाई अपने रीति रिवाज के अनुसार इन्हें जलाए, और जबकि मुसलमान भाई अपने रीति रिवाज के साथ इन्हें दफनाए थे। 2 फूल थे, तो दोनों में आपस में बंटवारा हुआ था। ऐसा मतलब कि मान्यता है, ये बुक में लिखा गया था बिहार बोर्ड की। तो अगर आप लोग को याद होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने ये कहानी पढ़ी थी। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा चेन्नई का स्टडी कोड है? कौन सा चेन्नई का स्टडी कोड है? तो चेन्नई का अगर स्टडी कोड की बात किया जा रहा है तो 110 नंबर का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 044, ये चेन्नई का स्टडी कोड है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि पटना का स्टडी कोड क्या है। ठीक है, पटना का स्टडी कोड की अगर बात किया जाए तो 0612 पटना का स्टडी कोड है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पटना, ध्यान रखिएगा बिहार की राजधानी है पटना, और इसका स्टडी कोड जो है 0612 है। क्योंकि कोड से अभी बिहार एसआई में आपने देखा कि पैन कार्ड का नंबर का संख्या पूछ लिया गया था, मतलब इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आसपास जो महत्वपूर्ण जगह हैं, जैसे कि अगर बिहार में पूछेगा तो पटना का ही पूछेगा, श्योर रहिए। तो पटना का जो स्टडी कोड है 0612 है। अगर मैं पटना के बगल में अगर रांची की बात करूँ तो झारखंड की राजधानी जो रांची है, अगर रांची की बात करूँ तो रांची का जो स्टडी कोड है ये है 0651, ये ध्यान रखिएगा 0651। ठीक है, तो पटना का 0612 और रांची का 0651। और यहाँ पे बात आई है रांची की, तो रांची के बारे में आपको बता दूं कि जो झारखंड की राजधानी है, तो झारखंड राज्य का जो निर्माण हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग हो गए। तो संपूर्ण बिहार की जो भूमि थी उनमें से 46% भूभाग को लेकर इसका मतलब कि निर्माण हुआ था झारखंड का, और जो भी महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ थे वो झारखंड के हिस्से में चला गया था। तो ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, इस तरह के फैक्ट आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं, एग्जाम में ये आपके काम आ सकते हैं, तो ध्यान रखिए। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। निम्नलिखित में से भारत में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? भारत में प्रचुर मात्रा में लौह तत्व कहाँ पर पाई जाती है? तो देखिए यहाँ पे ओडिशा, झारखंड, मेघालय और असम। तो 111 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ए और बी दोनों हो जाएगा, क्योंकि ओडिशा और झारखंड ये दोनों जगहों में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, झारखंड और ओडिशा में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जबकि मेघालय और असम में ये नहीं पाई जाती है प्रचुर मात्रा में। अगला प्रश्न है, दूध में वसा की मात्रा किस ऋतु में कम हो जाती है?
दूध में वसा की मात्रा किस ऋतु में कम हो जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी, शीत ऋतु में दूध में वसा की मात्रा कम हो जाती है, इसे ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? 113 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑक्सीजन। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। ऑक्सीजन जो होता है क्या कहते हैं H2O फॉर्मेट, मतलब H2O जल में होता है, ये मुख्य रूप से जल में होता है ऑक्सीजन मानव शरीर में। तो ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की लंबाई क्या होती? यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की लंबाई क्या होती? यह है प्रश्न। 114 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा दिन की लंबाई कम हो जाती, 4 मिनट कम हो जाती। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है? भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है? तो भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह आर्यभट्ट है, जिसे कि 19 अप्रैल, एक सेकंड में यहाँ पे लिख दूं, 19 अप्रैल 1975 को अंतरिक्ष में छोड़ा गया था, जो कि सोवियत संघ के द्वारा की मदद से किया गया था। ध्यान रखिएगा, इसका प्रमोशन 19 अप्रैल 1975 को किया गया था। ये डेट आपको याद रखना है, डेट भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। चलिए उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। बीसीजी का टीका किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है? बीसीजी का टीका किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है? तो 6 रोग के बचाव के लिए दिया जाता है बीसीजी का टीका। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। घावों को शीघ्र भरने में सहायता के लिए कौन सी विटामिन है? तो घावों को शीघ्र भरने के लिए जो सहायक विटामिन है यह है विटामिन सी। जो प्राकृतिक रूप में जो विटामिन सी पाए जाते हैं प्रकृति में, ये घावों को शीघ्र भरने में कारगर सिद्ध होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विटामिन सी। 117 का देखिए यहाँ पे घावों को शीघ्र रूप से भरने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? तो हाँ, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। एक सेकंड, और यहाँ पे एक जरूरी फैक्ट ये भी है, वो भी मैं आपको बता दूं कि इसमें अगर बात किया जाए कि खून का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन के खून का थक्का बनने में सहायक होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा कब दिया गया था? बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा कब दिया गया था? तो 118 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1580 में बिहार को मुगल प्रांत का जो दर्जा दिया गया था ये दिया गया था 1580 में। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। आनुवंशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु कौन है? आनुवंशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु कौन से हैं? तो 119 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डीएनए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डीएनए। चलिए उसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। किस यूरोपीय कंपनी ने ब्लू वाटर पॉलिसी का सिद्धांत दिया था? किस यूरोपीय कंपनी ने ब्लू वाटर पॉलिसी का सिद्धांत दिया था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पुर्तगालियों ने ब्लू वाटर पॉलिसी का सिद्धांत दिया था। पुर्तगाली जो थे ये समुद्री व्यापार में काफी आगे थे। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता था? तो योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष था ये कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। योजना आयोग को समाप्त करके उस स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना किया गया। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किसके द्वारा किया जा सकता है? तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 122 का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि बी और डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा महाभियोग लगने पर राष्ट्रपति के द्वारा इसे पदच्युत किया जाता है। तो फाइनल आंसर जो हमारा होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक वाला। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो जोड़ा गया है ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाकर धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, तभी ये जोड़ा गया, ये ध्यान रखिएगा। चलिए इस बार बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी थे। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जेबी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है? सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ध्यान रखिए ये सॉलिसिटर जनरल एक प्रकार का कानूनी सलाहकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित हैं? तो भारतीय संविधान में जितनी भी अवशिष्ट शक्तियां हैं वो संसद में सन्निहित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण का संबंध किस आंदोलन से उसके जीवन के अंतिम चरण तक रहा था? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा समाजवादी आंदोलन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका
करेक्ट आंसर होगा। जयप्रकाश नारायण से कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसके बारे में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उससे डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, लोहे की चादर पर जिंक चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो लोहे की चादर पर जिंक चढ़ाने की प्रक्रिया जो कहलाती है ये गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक मिश्रण है? तो देखिए ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया है। तो मिश्रण जो है इनमें से वायु है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। वायु एक प्रकार का मिश्रण है जिसमें सभी चीजें पाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में किसकी जरूरत नहीं होती है? देखिए यहाँ पे 2 बार लिखा गया, प्रकाश संश्लेषण में किसकी जरूरत नहीं होती है? जरूरत नहीं होती है, ठीक है, किसकी जरूरत नहीं होती है? तो 130 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, C2 की जरूरत नहीं होती है। ये ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण में C2 की जरूरत नहीं होती है। चलिए उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, चलते हैं 131 नंबर प्रश्न देखते हैं। श्वसन में किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? श्वसन में किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? तो 131 का राइट आंसर होगा ग्लूकोज का। देखिए ग्लूकोज गलत लिखा गया, लेकिन आप समझिए ग्लूकोज इसका राइट आंसर होगा। ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य ऊर्जा का कितने प्रतिशत हरी वनस्पतियां ग्रहण करती है? सूर्य ऊर्जा का कितने प्रतिशत हरी वनस्पतियां ग्रहण करती है? तो 132 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 2.2% ऊर्जा सूर्य ऊर्जा का हरी वनस्पतियां ग्रहण करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, चीन की दीवार का निर्माण किसने करवाया था? तो 133 नंबर प्रश्न, चीन की दीवार का जो निर्माण किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था? तो सी हुआंगती के द्वारा किया गया था। सी हुआंगती के द्वारा चीन की दीवार का निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, निम्न में से यह कथन किसका है? कथन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये कथन है जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, निम्न में से यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है ये जॉन लॉक का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ये अति महत्वपूर्ण है, इसे भी ध्यान रखिए। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा कौन सी क्रांति के दौरान दिया गया था? तो ये जो दिया गया था इसका जो राइट आंसर होगा 135 का ये हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति के दौरान ये दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्न में किसको समाजवाद की बाइबिल कहा जाता है? 136 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को समाजवाद का बाइबिल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के संघ के मंत्रियों का परिषद कौन नियुक्त करता है? भारत के संघ के मंत्रियों का परिषद कौन नियुक्त करता है? 137 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के संघ के मंत्रियों का परिषद राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न, इनमें से कौन सर्वोदय आंदोलन के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे? 138 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण सर्वोदय आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। चलिए इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा 139 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो 139 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के ये अध्यक्ष थे। और भारत की आज़ादी में इन्होंने काफी महत्वपूर्ण योगदान निभाया था और संविधान निर्माण में लगभग 2 वर्ष 11 महीने 17 दिन का समय लगा था, जो कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार कर लिया गया था। ये बात ध्यान रखिएगा, पेड पीडीएफ में मैंने इसके बारे में डिटेल में जानकारी दी है, यहाँ से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा आपसे वादा है। जो भी प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे संविधान सभा से। चलिए अगला प्रश्न 140 नंबर प्रश्न, भारत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि जो होती है ये कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये 6 माह होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ये 6 माह तक होती है और 6 माह करके 3 साल तक ये आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बांदीपुर किसके लिए मशहूर है? बांदीपुर किसके लिए मशहूर है? तो ये पशुओं का अभ्यारण्य के लिए मशहूर है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ये कर्नाटक में है। बांदीपुर कहाँ पे है? कर्नाटक में है, ठीक, ध्यान रखिएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। उसका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय शीत प्रवाह है? कौन सा सागरीय शीत प्रवाह है? तो 142 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा लेब्राडोर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ये शीत प्रवाह है जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस राज्य के तटीय विस्तार में अधिकतम क्षेत्र में सुंदरवन पाया जाता है? निम्नलिखित में से जो राज्य के नाम लिखे गए हैं उनमें से किस राज्य के तटीय विस्तार में अधिकतम सुंदरवन पाए जाते हैं? तो देखिए 143 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। अगला प्रश्न है, पटना कलम शैली का शुभारंभ कब से माना जाता है? तो 144 नंबर प्रश्न है, पटना कलम शैली का जो शुभारंभ माना जाता है 1760 से माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। औरंगाबाद नाम के 2 शहर है जिनमें एक बिहार में है और दूसरा कहाँ पर स्थित है? तो औरंगाबाद नाम के 2 शहर जो है, एक तो बिहार में है, दूसरा महाराष्ट्र में है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है।
उसके बाद अगला प्रश्न है, शिवाजी के पुत्र संभाजी को बंदी बनाकर औरंगजेब ने उसकी हत्या कहाँ की थी? शिवाजी के पुत्र संभाजी को बंदी बनाकर औरंगजेब ने उसकी हत्या कहाँ की थी? तो 146 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अहमदनगर में इसकी हत्या कर दी गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, अहमदनगर। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह के लिए कब देखिए अभियोग लिखा गया, महाभियोग चलाया गया था। यहाँ पे हो जाएगा महाभियोग। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब महाभियोग चलाया गया था? 147 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1917 में ये महाभियोग चलाया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में ठगी अतिक्रम करने का श्रेय किसे प्राप्त है? भारत में ठगी अतिक्रम करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो 148 का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा WH स्लीमैन को ये श्रेय प्राप्त है। ऑप्शन नंबर एक सेकंड, यहाँ पे बी नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, WH स्लीमैन। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत में सती प्रथा का प्रतिषेध कानून कब पास किया गया था? तो भारत में सती प्रथा का प्रतिषेध कानून डॉक्टर राजा राम मोहन के सहयोग से अंग्रेजों के द्वारा 1829 में ये कानून को पास किया गया था और सती प्रथा को समाप्त किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला और अंतिम प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे के पूर्व में किस पद पर आसीन थे? राष्ट्रपति पद पर आसीन होने से पहले किस पद पर ये आसीन थे? तो 150 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये पटना नगर पालिका के चेयरमैन थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने प्रश्नों को तैयार करना बहुत बड़ी मुश्किल काम है, तो मतलब कि काफ़ी मेहनत लगती है इसे बनाने में, मुश्किल तो नहीं लेकिन मेहनत बहुत लगती है। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और आप मुझे ये जरूर बताइएगा कि यहाँ पे आपने 150 में से कितने प्रश्नों को सही सही हल किया है। अगर आप यहाँ पे 90 से अधिक प्रश्नों को सही सॉल्व कर रहे हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी अच्छी है और भी मतलब आप बेहतर करेंगे तो और अच्छा रिजल्ट होगा। लेकिन अगर आप 90 से कम है तो समझिए आप यहाँ पर फेल हैं, आपको और भी मतलब कि दिन रात एक करके मेहनत करना पड़ेगा। तो आपको बता दूं कि आप हमारे टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए, इससे आपको निसंदेह ही काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि सभी प्रश्न जो यहाँ पे मैंने बताए सभी प्रश्नों का आपको एकदम से विश्लेषण देखने को मिलेगा। वो आपको जो PDF मिलेगा A4 साइज में मिलेगा, जिसका आप प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। प्रिंट आउट करने के बाद आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। डेमो PDF का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।